हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशनल टीवी। इस वीडियो में हम डीएड फर्स्ट ईयर शिक्षा समाज पाठ्यक्रम तथा अधिगमकर्ता यानी कि एजुकेशन सोसाइटी कैरिकुलम एंड लर्नर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको डिस्कस करेंगे। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एडम रिपोर्ट के बारे में आप क्या जानते हैं, ये आपको बताना है। एडम एक सच्चे समाज सेवक, विद्वान और शिक्षाविद थे। उनका विश्वास था कि शिक्षा द्वारा ही भारतीय समाज का विकास किया जा सकता है। एडम एक मिशनरी थे। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने उनको बंगाल तथा बिहार प्रांत की शिक्षा की स्थिति का सर्वेक्षण करने का कार्य सौंपा। एडम ने 1835 से 1838 तक बंगाल की शिक्षा स्थिति का सूक्ष्म अध्ययन किया। एडम ने 3 प्रतिवेदन इसी अध्ययन के फलस्वरूप दिए। इन 3 रिपोर्टों में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री होने के साथ साथ विचारों व सुझावों का समावेश था। इन रिपोर्टों में तत्कालीन भारतीय शिक्षा पद्धति, शिक्षा व्यवस्था और भारतीयों के शिक्षा प्रेम का सच्चा वर्णन इतिहासबद्ध किया गया। जिस अपकीर्ति को चार्ल्स ग्रांट और मैकाले जैसे इतिहासकारों ने मट दिया था, उसे एडम ने अपनी रिपोर्टों के द्वारा दूर कर दिया। तो ये एडम की रिपोर्ट थी, इसमें सब कुछ बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विलियम एडम द्वारा प्रस्तावित शिक्षा योजना का वर्णन कीजिए। एडम प्राच्यवादी विचारधारा का था। एडम ने संस्कृत व बंगाली भाषाओं का अध्ययन किया था। उनके द्वारा उसके द्वारा भारत में जन शिक्षा की व्यवस्था की बड़ी आवश्यकता है और इसकी व्यवस्था वहाँ की भाषाओं के माध्यम से की जा सकती है। जन शिक्षा योजना को एडम द्वारा निम्न प्रकार से क्रमबद्ध किया जा सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने तरीके बताए हैं, निम्न प्रकार बताए हैं। फर्स्ट है, भारतीय भाषा एवं साहित्यों तथा ज्ञान विज्ञान का अध्ययन भारतीयों की भाषाओं द्वारा करवाया जाए। भारत में जन शिक्षा के विकास के लिए भी यही आवश्यक है। दूसरा पॉइंट है इनका, जन शिक्षा विरोधी न्यास्य नंदन सिद्धांत को लागू न किया जाए। थर्ड पॉइंट है, भारत कृषि प्रधान देश होने के नाते यहाँ कृषि की शिक्षा की व्यवस्था की जाए। फोर्थ पॉइंट है, सरकार की तरफ से सभी स्कूलों को आर्थिक सहायता दी जाए। फिफ्थ पॉइंट है, छात्रों की शिक्षा निर्धारित समय पर पूरी करवाई जाए। सिक्स पॉइंट है, शिक्षकों का वेतन बढ़ाकर उनकी दशा सुधारी जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7 है, प्राच्य भाषाओं में पाठ्य पुस्तकों का निर्माण भारतीय तथा पाश्चात्य विशेषज्ञों की सहायता से करवाया जाए। 8 पॉइंट है, शिक्षकों तथा विद्यालयों के निरीक्षण के लिए प्रत्येक जिले में निरीक्षक नियुक्त किए जाएं। 9 पॉइंट है, इस योजना के कार्य रूप में परिणित करने के लिए शुरू में इसे कुछ जिलों में शुरू किया जाए तथा धीरे धीरे समस्त जिलों में चलाया जाए। 10 पॉइंट है, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए नॉर्मल स्कूलों की व्यवस्था की जाए। सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए प्रतिवर्ष 3-3 माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर 4 वर्ष के अंदर उनका प्रशिक्षण कार्य पूरा किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकाले के विवरण पत्र की मुख्य बातों का वर्णन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आप देखते हैं, मैकाले द्वारा विस्तृत विवरण पत्र की मुख्य बातों को इस प्रकार क्रमबद्ध किया जा सकता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, अंग्रेजों का समर्थन और उनका गुणगान। नेक्स्ट है, प्राच्य साहित्य एवं ज्ञान की शिक्षा को निरर्थक, अनावश्यक तथा मूर्खतापूर्वक बताया गया। थर्ड पॉइंट, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने योग्य तथा भारतीय भाषाओं को गंवारू तथा अविकसित कहा। नेक्स्ट है, भारतीय विद्वान वे ही हैं जो लोक के दर्शन और मिल्टन की कविता से पूर्णतः परिचित हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, उच्च वर्ग के लिए उच्च शिक्षा संस्थाओं की व्यवस्था की जाए क्योंकि सरकार के पास सामान्य लोगों की शिक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त धन का अभाव है। उच्च वर्ग शिक्षित होगा तो निम्न वर्ग के साथ शिक्षा स्वतः पहुंच जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक तटस्थता की नीति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड के घोषणा पत्र में निहित शिक्षा नीति का भारतीय शिक्षा पर क्या तात्कालिक प्रभाव पड़ा। तो इसमें पहला प्रभाव देखिए, 1856 तक सभी प्रांतों में शिक्षा विभागों की स्थापना, यानी कि 1854 में इस नीति की घोषणा हुई और 1856 तक कंपनी शासित सभी प्रांतों में शिक्षा विभागों की स्थापना हो गई। जन शिक्षा निदेशक व अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति हो गई। सेकंड पॉइंट है, 1857 में कलकत्ता व बम्बई में विश्वविद्यालयों की स्थापना। 1857 में कलकत्ता और बम्बई में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। पहले तो ये विश्वविद्यालय संबंधित महाविद्यालयों के छात्रों की परीक्षा लेने और उत्तीर्ण छात्रों को प्रमाण पत्र देने तक सीमित रहे। बाद में इनमें शिक्षण कार्य भी होने लगे। थर्ड पॉइंट है, सभी स्तर के स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना शुरू।
उस समय माध्यमिक उच्च शिक्षा संस्थाओं की मांग अधिक थी, अतः कंपनी ने उसी स्तर के स्कूल कॉलेज खोलने शुरू कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा को बेसिक शिक्षा क्यों कहते हैं? यानी कि जो बेसिक शिक्षा आपने बहुत बार सुना होगा, इसको बेसिक शिक्षा क्यों कहते हैं? यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट है इसका, निम्नलिखित कारण है इसके। पहला, यह बच्चों को बेसिक तथा आधारभूत शिल्प की शिक्षा देने पर बल देती है। इसमें अन्य सभी विषय उसी बेसिक शिल्प के साथ जोड़कर पढ़ाए जाते हैं। सेकंड पॉइंट है, इस शिक्षा की योजना बच्चों की आधारभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। थर्ड पॉइंट है, यह सामुदायिक जीवन के आधारभूत व्यवसायों के साथ जुड़ी होती है और बच्चों को उन व्यवसायों का प्रशिक्षण देने पर बल देती है। फोर्थ पॉइंट है, यह शिक्षा हमारी आधारभूत सांस्कृतिक विरासत पर आधारित है और हमारे राष्ट्रीय मस्तिष्क की उपज है। यह बच्चों में आरंभ से ही उन मूल्यों के विकास पर बल देती है जो हमारी संस्कृति के आधार हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, रोटी, कपड़ा व मकान प्रत्येक व्यक्ति की आधारभूत आवश्यकताएं हैं और इन आवश्यकताओं से जुड़ी होने के कारण यह बेसिक शिक्षा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्जेंट योजना का संक्षिप्त परिचय दीजिए। यानी कि आपको एक्सप्लेनेशन करनी है सार्जेंट योजना। देखिए, सार्जेंट योजना का परिचय। सार्जेंट योजना भारतीय शिक्षा इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। इस योजना को अनेक नामों से जाना जाता है। इसको जैसे कि सार्जेंट रिपोर्ट, भारत में युद्धोत्तर शिक्षा विकास योजना एवं केंद्रीय शिक्षा सलाहकार योजना की रिपोर्ट आदि, तो ये सभी इसके नाम हैं। दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद भारत सरकार का ध्यान भारतीयों की दिशा सुधारने के लिए और उनके विकास के लिए एक प्रभावशाली योजना बनाने की ओर गया। इस कार्य के लिए सरकार ने शिक्षा सलाहकार जॉन सार्जेंट को वायसराय की प्रबंधकारिणी कौंसिल के पुनर्निर्माण आयोग ने युद्ध उपरांत पुनर्निर्माण काल में भारतीय शिक्षा के विकास के लिए एक विवरण पत्र तैयार करने का आभार सौंपा। 1944 में एक सर्वेक्षण दल जो है गठित किया गया, जिनके अध्यक्ष सर जॉन सार्जेंट थे। उन्होंने भारतीय शिक्षा पर अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट को केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया और भारत सरकार ने उसे लागू करने की सिफारिश की। क्योंकि यह योजना सर जॉन सार्जेंट द्वारा तैयार की गई थी, इसलिए इसका नाम जो है सार्जेंट योजना रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्जेंट योजना के कार्य क्षेत्र का वर्णन करें कि इनके जो क्या क्या कार्य थे। पहला है, वह संपूर्ण देश की प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक सरकारी और गैर सरकारी शिक्षा की स्थितियों को गहराई से अध्ययन करें। नेक्स्ट है, वह यह भी देखें कि देश में सभी शिक्षा जैसे जन शिक्षा, विकलांगों की शिक्षा, औद्योगिक एवं प्रौद्योगिक शिक्षा, अध्यापक शिक्षा, स्त्री शिक्षा की क्या स्थिति है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इनके कार्य क्षेत्र में देखिए दूसरा नेक्स्ट कार्य क्षेत्र क्या है इनका। बोर्ड यह भी देखे कि सरकार ने अब तक नियुक्ति शिक्षा समितियों और आयोगों के किन सुझावों का क्रियान्वयन किया है और भारतीय शिक्षा के संख्यात्मक एवं गुणात्मक विकास में उनका क्या प्रभाव है। फोर्थ पॉइंट है, बोर्ड शिक्षा की भावी योजना में सरकार यानी कि प्रशासन की सलाह आवश्यक है, यानी कि अवश्य ले। फिफ्थ पॉइंट है, बोर्ड को यह भी बताना पड़ेगा कि उसके द्वारा बनाई गई योजना में कितने समय लगेगा और उन पर अनुमानित कितना व्यय यानी कि खर्च आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाश्चात्य प्राच्य विवाद को संक्षेप में बताइए। देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1813 का जो आज्ञा पत्र पारित किया, उसके प्रावधानों में कई भ्रांतियां थी। इन भ्रांतियों के कारण दो विचारधाराएं उभरी, एक प्राच्यवादी और दूसरी पाश्चात्यवादी। ये दो विचारधाराएं कंपनी के सदस्यों के बीच ही नहीं वरन ब्रिटिश जो है पार्लियामेंट के सदस्यों के बीच भी उभरी। और हैरानी की बात यह है कि सिंध में भारतीय भी दो खेमों में बट गए, एक प्राच्यवादी और दूसरा पाश्चात्यवादी। इस प्रकार भारत और ब्रिटेन दोनों जगह पाश्चात्य प्राच्य विवाद खड़ा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा जो मिट गया थोड़ा सा, ये था क्वेश्चन, मैकाले के विवरण पत्र का संक्षिप्त परिचय दीजिए। यहाँ पे मैकाले है, यहाँ पे जो सेम नाम है ये मैकाले। देखिए, लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी साहित्य का बहुत बड़ा जो विद्वान था। जब वह भारतीय गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य बनकर भारत आए, तब उन्होंने जनरल कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त कर उनसे पाश्चात्य प्राच्य विवाद पर सुझाव रिपोर्ट मांगी गई। मैकाले ने बहुत ही अच्छी तरीके से पाश्चात्य प्राच्य विवाद पर तर्कपूर्ण निर्णय लेते हुए 2 फरवरी 1835 को भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। मैकाले की इस रिपोर्ट को ही मैकाले विवरण पत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड का डिस्पैच क्या था, समझाइए। यानी कि वुड का डिस्पैच क्या था, आपको एक्सप्लेन करना है। सर चार्ल्स वुड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के चेयरमैन थे।
चार्ल्स वुड भारत आया। यहाँ आकर उन्होंने देखा कि भारतीय शिक्षा में अनेक कमियां हैं जिन पर सरकार का ध्यान नहीं गया। भारत से इंग्लैंड वापस लौटकर सन 1854 में शिक्षा संबंधी सिफारिशों को यहाँ भेजा। उनकी इन सिफारिशों संबंधी प्रलेख को ही वुड का डिस्पैच कहा जाता है। इसे भारतीय शिक्षा का शिलाधार या फिर भारतीय शिक्षा महाधिकार पत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा योजना के विषय में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में बताइए। बेसिक शिक्षा में सूत्रधार महात्मा गांधी थे। बेसिक शिक्षा के सूत्रधार महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी जी का मानना था कि शिक्षा बच्चों को आरंभ से ही स्वावलंबी बनाए, वह उसे केवल साक्षर ही नहीं बनाए, जीवन में उनके लिए उपयोगी सिद्ध हो। इसके लिए उन्होंने बेसिक शिक्षा योजना का क्रियान्वयन किया। उनकी बेसिक शिक्षा इस बात पर बल देती कि बच्चों को जो कुछ भी सिखाया गया वह किसी शिल्प के माध्यम से सिखाया जाए। यह शिक्षा 6 से लेकर 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य तथा मातृभाषा द्वारा शिक्षण प्रदान करने पर बल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सार्जेंट योजना क्या है। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति पर ब्रिटिश भारत सरकार का ध्यान भारतीय की दशा सुधारने हेतु एक प्रभावशाली योजना बनाने की ओर गया। इसके लिए सरकार के सलाहकार जॉन सार्जेंट को भारतीय शिक्षा के विकास हेतु एक विवरण पत्र तैयार करने का कार्यभार सौंपा गया। सन 1944 में जॉन सार्जेंट ने एक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट को सार्जेंट योजना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1934 में कांग्रेस द्वारा जाकिर हुसैन कमेटी गठित करने के पीछे क्या उद्देश्य था। तो देखिए उनका क्या उद्देश्य था। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में उपयुक्त प्रस्ताव तो पारित किए गए, एक और समिति का गठन भी किया गया। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। उनके नाम से यह समिति जाकिर हुसैन समिति के नाम से जानी जाती है। इस समिति का उद्देश्य एक पाठ्यक्रम तैयार करना था जो वर्धा शिक्षा सम्मेलन में पारित प्रस्तावों के अनुरूप हो। समिति ने अपनी प्रथम रिपोर्ट दिसंबर 1937 में प्रस्तुत की। इसमें बेसिक शिक्षा योजना के आधारभूत सिद्धांतों, उद्देश्यों, पाठ्यक्रम, अध्यापक एवं उनका प्रशिक्षण तथा विद्यालयों के प्रशासन एवं निरीक्षण आदि विषयों की चर्चा की थी। दूसरी रिपोर्ट अप्रैल 1938 में प्रस्तुत की थी। उनमें इन उपायों की विवेचना की गई कि उनमें पाठ्यक्रम का हस्तशिल्प या किसी उत्पादक कार्य के साथ जोड़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माध्यमिक शिक्षा आयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए सबसे पहले स्थापना। ताराचंद कमेटी तथा केंद्रीय शिक्षा के सलाहकार बोर्ड के सुझाव पर भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, जो कि उस समय मद्रास विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे, की अध्यक्षता में की गई। इस आयोग का मुख्य कार्य माध्यमिक शिक्षा की समकालीन स्थिति का निरीक्षण करना और उसमें सुधार एवं पुनर्गठन के लिए सुझाव देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के कार्यों का वर्णन करें। इनके क्या क्या कार्य हैं। देखिए, भारत समकालीन माध्यमिक शिक्षा की जांच करना। दूसरा कार्य भिन्न भिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों में सह संबंध। थर्ड है माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, संगठन तथा पाठ्यक्रम का निर्माण। फोर्थ है प्राथमिक, बुनियादी एवं उच्च शिक्षा के संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा। फिफ्थ है अन्य समस्याएं ढूंढकर उनका हल निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 का वर्णन कीजिए। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन भारत सरकार के पारित प्रस्ताव 14 जुलाई 1964 के आदेशानुसार हुआ। डॉक्टर डी.एस. कोठारी की अध्यक्षता में गठित इस आयोग के डॉक्टर कोठारी के अलावा 16 अन्य सदस्य भी थे। इसमें 11 भारतीय और 5 विदेशी थे। इस आयोग का गठन शिक्षा के राष्ट्रीय ढांचे तथा आम सिद्धांत व नीतियों के बारे में शिक्षा के प्रत्येक पहलू के विकास हेतु सुझाव प्राप्त करने के लिए किया गया था। 2 अक्टूबर से प्रारंभ हुए इस आयोग ने लगभग 1.5 साल के दौरान जून 20, 1966 को अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने प्रस्तुत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 1986 के विषय में आप क्या जानते हैं। भारत में इस बात पर विचार किया गया कि अगर देश को अन्य विकसित और विकासशील राष्ट्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहता है तो उसे अपनी शिक्षा प्रणाली में सुधार करना होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने 5 जनवरी 1985 को राष्ट्र के नाम प्रसारण में घोषणा की, परंतु इस घोषणा से पहले उन्होंने पूर्व शिक्षाविदों, शिक्षा शास्त्रियों तथा बुद्धिजीवियों से उस विषय पर विस्तार से चिंतन किया। इस चिंतन के तहत जो सहमति बनी उसे मई 1985 में भारतीय संसद ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को एक मत से पास कर दिया।
इसे ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992 की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। देखिए, निरौपचारिक शिक्षा योजना को प्रभावशाली और सफल बनाने के लिए संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कार्यान्वयन कार्यक्रम की योजना बनाई, ताकि इस योजना के अंतर्गत निरौपचारिक शिक्षा को सही तरीके से व्यवहारिक रूप दिया जा सके। इसे ही कार्यान्वयन कार्यक्रम 1962 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार विधेयक 2009 का संक्षिप्त परिचय दीजिए। देखिए, 4 अगस्त 2009 को देश में 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने संबंधित विधेयक द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बिल लोकसभा में पारित किया गया। राज्यसभा में इस विधेयक को पहले ही पारित किया जा चुका था। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद 6 से लेकर 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा दिलवाना केंद्र व राज्य सरकार का संवैधानिक दायित्व बन गया। शिक्षा का मौलिक अधिकार मानने के सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के ऐतिहासिक फैसले के 17 वर्षों बाद संसद में इस बारे में 2002 में 86वां यानी कि 86वां संविधान संशोधन होने के 7 साल बाद यह विधेयक दोनों सदनों में पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अध्यापक को समाज के साथ संबंध स्थापित करने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला है, अध्यापक को अपने मित्रों का चुनाव सोच समझ कर करना चाहिए। मनुष्य अपनी संगत से पहचाना जाता है। दूसरा है, अध्यापक को समाज के उत्सवों सामाजिक कार्यों में भाग लेना चाहिए। तीसरा है, उसे ऐसे कार्यों से दूर रहना चाहिए जो समाज में निंदनीय है। चौथा है, उसे ऐसे कामों को नहीं करना चाहिए जिसमें समाज में अशांति फैलाने का भय हो। पांचवा है, उसे समाज और बच्चों के सर्वांगीण विकास के बारे में सोचना चाहिए। तो ये अध्यापक के लिए जरूरी है सभी पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अध्यापक और समाज में क्या संबंध है, यानी कि दोनों में क्या रिलेशन है। देखिए, अध्यापक और समाज दोनों एक दूसरे के घनिष्ठ संबंध है। दोनों में आपस में गहरा संबंध है। अध्यापक को समाज का सेवक समझा जाता है। एक आदर्श अध्यापक समाज की उन्नति करना अपना प्रथम कर्तव्य समझता है। उसे सबसे पहले समाज को समझना चाहिए और स्वयं को उसके अनुकूल बनाना चाहिए। इसके बाद समाज को सुधारने में चेष्टा करनी चाहिए। यहाँ पे समाज आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन में एक शिक्षक की क्या भूमिका है, यानी कि संक्षिप्त में उल्लेख लिखिए, यानी कि इसको एक्सप्लेन कीजिए। भारतीय समाज में जातीयता, प्रांतीयता, सांप्रदायिकता, निर्धनता, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आदि अनेक बुराइयां पनप रही हैं, जिनका समाधान एक शिक्षक शिक्षा के माध्यम से कर सकता है। वह शिक्षा के माध्यम से समाज में नवीन परिवर्तनों को जन्म देकर लोगों के अंदर व्याप्त अंधकार को दूर कर उन्हें प्रगति की नई राह दिखा सकता है। अतः अध्यापक के माध्यम से हम हिंसक क्रांति को छोड़कर सुनियोजित ढंग से सामाजिक परिवर्तन लाकर इस देश का विकासशील बना सकते हैं, इस देश को विकासशील बना सकते हैं। यहाँ तक जो अपनी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।